गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियड टेबल क्या होती है और क्या उसके फीचर्स होते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया था मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में। उसमें 18 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे, कैसे एटॉमिक नंबर उसमें अरेंज होते हैं, ऑल दैट प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव स्टडीड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। इन दोनों प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या है ये प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। हमने पढ़ा बोर के एटॉमिक मॉडल में कि एटम एक स्फीयर होता है जिसके सेंटर पे कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। जिसके सेंटर पे कौन होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे है और ये स्फेरिकल शेप में है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो लास्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक रेडियस। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो ये उसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो उसमें शेल भी कितना होगा? एक होगा। फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी शेल में आ गया। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आ जाएंगे? फर्स्ट शेल में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बोर के एटॉमिक मॉडल में कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड की 8, थर्ड की 8, 18, फोर्थ की 32। ये कैपेसिटी हमने निकाली थी इस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से। कौन से फॉर्मूले से निकाली थी? 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिट के अंदर या एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उसके नंबर ऑफ शेल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। तो उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2। फिर सेकंड में कितने आएंगे? 8, और लास्ट में कितना बच जाएगा? 1। लास्ट में कितना बच जाएगा? 1। तो सोडियम में शेल का नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। शेल का नंबर कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन और हीलियम में एक एक शेल रहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में कितने कितने शेल रहते हैं? एक एक ऑर्बिट रहती है। बट इसके बाद ऑर्बिट भी इंक्रीज होने लग जाती है। सिंपल से इसका याद रखने का क्या तरीका है कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में होगा, फर्स्ट पीरियड में, तो उसमें शेल कितने होंगे? 1। सेकंड में होगा तो 2, थर्ड में होगा तो 3, फोर्थ में होगा तो 4 शेल होंगे। जैसे जैसे पीरियड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट भी चेंज होता रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस between what? Nucleus and outermost shell or orbit. Atomic radius is the distance between the nucleus and outermost orbit of an atom or an element. किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितनी हो सकती है? वो स्फीयर की रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है
तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10। अगर डिस्टेंस 5 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। सिंपल, जैसे हम सर्कल की रेडियस निकालते हैं वैसे ही एटम की रेडियस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बट एटॉमिक रेडियस इतनी बड़ी नहीं होती, उसका ऑर्डर हमेशा 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड रहता है, जो हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था। ये सब क्या होते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस द रेडियस ऑफ एटम, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट और शेल दोनों एक ही वर्ड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। इज इट क्लियर? एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये क्लियर है? अब अभी हमने देखा कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है न्यूक्लियस की वजह से। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की वजह से। उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं उसे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों चीजें क्लियर हैं? एक हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होती है, ये जितना छोटा एटम होता है उतनी ही ज्यादा होती है। जितना छोटा एटम होता है उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि उस केस में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा। तो जितना छोटा एटम होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लियर है सबको? ये दोनों चीजें क्लियर है सबको? अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या होते हैं। एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इस रेडियस पे कैसे इफेक्ट आता है जब पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं? पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। कितने ब्लॉक से पूरे? 4, और बाकी क्या थे? इनकम्प्लीट थे। कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना। इसके नीचे ही 2 ब्लॉक्स रहते हैं, इसमें 2 ब्लॉक्स इस तरह से रहते हैं। अब मैं बार बार पूरी पीरियड टेबल नहीं बनाऊंगा, वो आपको बनानी आनी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हम फर्स्ट पीरियड में थे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये 7 पीरियड हमारे पास थे। जब ये 7 पीरियड्स हमारे पास होते हैं तो क्या था कि सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स को फिल करते हैं, फिर सेकंड के अंदर, फिर थर्ड के अंदर, फिर फोर्थ के अंदर, फिर फिफ्थ के अंदर, इस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं इसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम पीरियड्स को फिल करते हैं, पीरियड्स को फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पहले। अब क्या होता है कि जब फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होता है। एक ही शेल क्या होता है? एक शेल। फिर सेकंड पीरियड में 2 शेल्स होते हैं, थर्ड में 3, फिर 4, 5, इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो जो आउटरमोस्ट शेल है उससे जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस की, वो भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम एक पीरियड, एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल क्या होता है? इंक्रीज।
और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे अगर यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके जस्ट नीचे एटॉमिक नंबर आता है 3, फिर 11, फिर आता है 19। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 19 नंबर का जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है उसकी साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा बड़ी होगी। उसकी साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा बड़ी। वी कैन से दैट ना। अब अगर हम बात करें किसी पीरियड की, पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल रहता है वो फिक्स रहता है। फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सब में शेल कितना होगा, 1। सेकंड में जितने भी होंगे उनमें कितने होंगे, 2। थर्ड में 3, फोर्थ में 4। हर एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जब हम नंबर ऑफ शेल की बात करेंगे तो हर पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा, फिक्स। जब नंबर ऑफ शेल फिक्स होता है तो अभी हमने क्वांटिटी पढ़ी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? It is the force of attraction between nucleus and outermost shell of the electrons. Electrons और nucleus के बीच में जो attraction force होता है उसे हम क्या बोलते हैं, effective nuclear charge। Effective nuclear charge क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि एटम की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। एटम की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। बट जब हम एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं, किसके अंदर मूव करते हैं, पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर मूव करने से क्या होगा कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो ऑर्बिट का नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब ऑर्बिट का नंबर सेम रह रहा है बट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है एक पीरियड के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज। और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एटम की साइज क्या हो जाती है, छोटी। कैसे, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक, जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अब दोनों में एक एक शेल है, एक एक ऑर्बिट है। बट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, क्लियर है? एटॉमिक रेडियस अभी हमने देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 2 चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पर। क्या? पहली, एटॉमिक रेडियस। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब हम पीरियड के अंदर, पीरियड का मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो जब हॉरिजॉन्टली हम लोग मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ऑन इन ग्रुप्स जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल इंक्रीज हुए, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो गई, और पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अभी हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है जब हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जाते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मोशन कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट का मतलब है पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियस जब पीरियड के अंदर हम गए लेफ्ट टू राइट तो क्या हुई, डिक्रीज हुई, और जब हम ग्रुप के अंदर गए टॉप टू बॉटम तो क्या हुई, इंक्रीज हुई। और इसी तरह हमने दूसरी क्वांटिटी देखी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आए तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। हमने दो चीजें अभी पढ़ी, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एक एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, और डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं पीरियड के अंदर। इसी तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने देखा, लेफ्ट राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता है लेफ्ट राइट जाने पर, और इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि शेल का नंबर क्या था, सेम। अगर एक फर्स्ट एटम फर्स्ट एलिमेंट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो, बट नंबर ऑफ शेल क्या था, सेम था। यानी एक अगर एक पीरियड में एक शेल है तो उस पूरे पीरियड के अंदर एक शेल रहेगा। तो ये थे दो प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं आयनिक रेडियस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयंस कैसे बनती है, आयंस आयंस कब बनती है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बनती है, आयंस। आयंस दो तरह की होती हैं, एक होती है कैटायन और एक होती है एनायन। एक होती है कैटायन और एक होती है एनायन। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो आयन कौन सी बनती है, कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो आयन कौन सी बनती है, एनायन। ये डोनेट और एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्यों इनको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, इनको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है। आउटरमोस्ट शेल जो लास्ट का शेल होता है उन्हें इसको कंप्लीट करना होता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन कैसे बनती है। जैसे सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, 281। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और ये बन जाता है Na+। क्या बन जाता है, Na+, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये इस तरह हो जाता है, इसमें जो आउटरमोस्ट शेल होती है वो हट जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी, 3, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई, 2, तो आउटरमोस्ट शेल क्या हो गई, हट गई। जैसे आउटरमोस्ट शेल हट गई तो एटम की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई, पहले तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेंटर से लेकर थर्ड शेल तक था, अब न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेंटर से लेकर सेकंड शेल तक है। यानी कैटायन की साइज उसके एटम से क्या होती है, छोटी होती है। द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम, उसके एटम से क्या होती है, छोटी होती है कैटायन की साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनायन। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट शेल में 2, 8, 7, 2, 8 और 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, तो 3 इसमें ऑर्बिट है। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्लोरीन किसमें चेंज हो जाएगा, Cl- में। ये क्या होता है, एनायन। ये क्या होता है, एनायन। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एनायन की साइज उसके एटम से क्या होगी, बड़ी होगी, बट कैटायन की साइज उसके एटम से क्या होगी, छोटी। क्यों होगी छोटी, क्योंकि इसमें से एक शेल क्या हो जाता है, कम, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस केस में, और जैसे ही कम होगा तो एनायन की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
तो एनायन की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज। कैटायन की साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज उनके एटम से। इसका मतलब क्या हुआ कि एनायन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा उसका एटम, और सबसे छोटा कैटायन। सबसे छोटा क्या होता है? कैटायन। इस तरह से हम आयनिक रेडियस को पढ़ते हैं। जो आयंस की रेडियस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। आयंस दो तरह की होती है, कैटायन और एक एनायन। अगर कैटायन होगी तो कैटायन की रेडियस एटम से क्या होगी? छोटी। और अगर एनायन होगी तो एनायन की रेडियस एटम से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद बनता है और कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज होती हैं। दोनों एक ही चीज होती है, बट होती क्या है ये दोनों? ये दोनों क्या होती हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अभी हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट वाले शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, अब ऐड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी कौन सी होती है? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी होती है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये दोनों चीजें क्लियर है। इन दोनों का मोशन कैसे होता है? अभी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या निकालना दोनों ही क्या होंगे? मुश्किल होंगे। टू ऐड द इलेक्ट्रॉन एंड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बोथ विल बी डिफिकल्ट। और दोनों अगर डिफिकल्ट होंगे तो एनर्जी का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एनर्जी का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये दोनों ही चीजें क्या होंगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये दोनों ही क्या होंगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि एटम से जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है आउटरमोस्ट शेल से वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमने चार चीजें अभी तक पढ़ी, एक एटॉमिक रेडियस, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक आयनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीनों का मोशन एक ही तरह होता है। तीनों अगर लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस उल्टा होता है इनका। एटॉमिक रेडियस क्या होता है इनका? उल्टा। इज इट क्लियर? नाउ वी विल नेक्स्ट डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी। पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। दूसरी थी हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी और फिर थी इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये चार प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होता है? याद है आपको?
हमने 8 चैप्टर में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो एटम्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं शेयरिंग के लिए, यानी दोनों को एक दूसरे का काम निकालना होता है, तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो क्या होगा? इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है तो 1 इसको दे देगा, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक। बट हमें कौन सा बनाना है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे हमने कंपाउंड पढ़ा था मीथेन, याद है? CH4 इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? CH4। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? सारे कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड। सारे कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। कैसे? जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटरमोस्ट शेल में 4। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन को क्रॉस से। डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। तो हमारे पास हर एक हाइड्रोजन की 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हर एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2-2। देखो हाइड्रोजन के सर्कल में 2 2 2 और 2। अब कार्बन के सर्कल में, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। जब दोनों का काम पूरा होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की। जैसे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है और ये कार्बन का न्यूक्लियस है। तो क्या होगा कि जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इन दोनों का न्यूक्लियस, या तो कार्बन का या हाइड्रोजन का, जब कार्बन या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, यानी जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आए हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है और या तो कार्बन का न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कार्बन का करे या हाइड्रोजन का करे, अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ, इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गेटिंग माय पॉइंट? वापस देखो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में और हाइड्रोजन के भी है। अब अगर न्यूक्लियस कार्बन का फोर्स लगा रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने और किसी एक का न्यूक्लियस उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाने की कोशिश करे या फिर लगे कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम किसकी तरह इंक्रीज डिक्रीज होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट गए थे, इंक्रीज हुई थी, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगी? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज। इज दैट क्लियर? सिर्फ एक एटॉमिक रेडियस इनके अपोजिट चलता है, वो भी एक चीज के सिमिलर चलता है, वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस की। 2 तरह की रेडियस और होती है, एक होती है कोवेलेंट रेडियस, एक होती है वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस क्या होती है दोनों रेडियस? वो देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। जैसे अभी हमने इसमें देखा, तो एक एटम यहाँ पर और दूसरा एटम यहाँ पे, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस आ गए।
कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? इट इज 1/2। ये क्या होता है? आधा होता है किसका? दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का। अगर दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं जैसे ये दोनों, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है उसका जो आधा होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। वो क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस। यानी कि जब दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट रेडियस। दैट रेडियस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट, वन डेर वाल रेडियस। वन डेर वाल रेडियस क्या होता है? जैसे हमने दो एटम्स को पास पास में रख दिया, दो एटम्स को कहाँ रख दिया? पास पास में, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। एक एटम यहाँ पर और एक एटम, एक न्यूक्लियस यहाँ पर और एक न्यूक्लियस यहाँ पे। हमने इन दोनों न्यूक्लियस को पास पास में रख दिया। जब दोनों न्यूक्लियस को पास पास में रखा, सिर्फ वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच। तो जैसे ही वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे बोलते हैं वन डेर वाल रेडियस। उसे क्या बोलते हैं? वन डेर वाल रेडियस। दोनों रेडियस क्लियर है? एक रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस। जब कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हो तो उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। और वन डेर वाल रेडियस क्या होती है? जब दो एटम्स से पास पास में हो तो उनके सेंटर्स के बीच का हाफ, उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वन डेर वाल रेडियस। हमेशा वन डेर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगी। हमेशा वन डेर वाल रेडियस किससे ज्यादा होगी? कोवेलेंट रेडियस से। क्यों? क्योंकि वन डेर वाल रेडियस बिना बॉन्ड के बनती है और कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही हम मेजर कर सकते हैं। वन डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट प्रॉपर्टी, वैलेंसी। हम क्या डिस्कस करेंगे? वैलेंसी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी is the number of valence shell, valence shell electrons। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एटम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो फर्स्ट शेल में 2 8 1। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम को स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे बोलते हैं हम वैलेंसी। उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। बोरोन 2 and 3, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5। वैलेंसी को हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या एक्सेप्ट करने दोनों की तरह कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स की है और अगर वो 3 डोनेट कर सकता है, तो अगर वो 3 डोनेट करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। अगर वो 5 एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंसी कितनी होगी? 5। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी को हम डिसाइड करते हैं। इस तरह से किसको डिसाइड करते हैं? वैलेंसी को। नेक्स्ट क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें कम चाहिए होगा तो वैलेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए और कम डोनेट करने से काम हो रहा है तो डोनेशन कम वाली वैलेंसी होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है वैलेंसी, बट जनरली हम वैलेंसी को नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, जैसा हमने 8 चैप्टर में भी देखा था। अब पीरियोडिसिटी की बात करते हैं इसकी, कैसे ये पीरियड के ऊपर इफेक्ट करता है। पीरियड के अंदर जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में?
फर्स्ट पीरियड में पहले में 2 और पहले में 1 और दूसरे में 2, इस तरह से। बट ग्रुप के अंदर ये सेम रहती है, ग्रुप के अंदर क्या रहती है, सेम। फर्स्ट ग्रुप वैलेंसी होती है 1, सेकंड ग्रुप वैलेंसी होती है 2, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3, 14th की 4, 15th की 5 और 3, 16th की 6 और 2, 17th की 7 या 1 और 18th की होती है 0 वैलेंसी। 18th की वैलेंसी कितनी होती है, 0। इनके आउटरमोस्ट शेल के अकॉर्डिंग वैलेंसी क्या रहती है, फिक्स। ग्रुप की वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है, बट पीरियड की वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है। चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी, राइट टू लेफ्ट आओगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमने देखा था पीरियड टेबल में, मेटल्स किधर रखे हुए रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, और राइट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इज इट क्लियर। मेटल्स लेफ्ट पर रहते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी लेफ्ट में ज्यादा होती है पीरियड में और राइट में कम होती है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज राइट में ज्यादा होती है और लेफ्ट में कम होती है। इज इट क्लियर। बट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। टॉप टू बॉटम ये क्या होंगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो कोई भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या होगी, डिक्रीज। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। क्यों, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग ही इस तरह से की जाती है पीरियोडिक टेबल में। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और रिलेट करने के बाद इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको। बाकी चैप्टर फिनिश हो चुका है, जो क्वेश्चंस हैं वो लोग हम डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।